आप सभी स्टूडेंट आज पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक संयोजन का नियम, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि ये रासायनिक संयोजन का नियम है क्या। जैसे एक यौगिक, हम आपके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक यौगिक ले रहे हैं H2O जल, जिसका यूज अपने डेली लाइफ में आप दिन भर रात भर करते रहते हैं। तो जल का निर्माण दो तत्व से हुआ है, एक तत्व है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 होता है, इसका परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, तो हम परमाणु द्रव्यमान का बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या 8 होता है, तो हम परमाणु द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस यौगिक के संगठन की व्याख्या जो है भार के हिसाब से करने जा रहे हैं। भार के हिसाब से सब कुछ ओपनली समझाने जा रहे हैं। किसी यौगिक का निर्माण हुआ है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इसमें हाइड्रोजन का भार के हिसाब से 2 ग्राम है और इस ऑक्सीजन का भार के हिसाब से 16 ग्राम है। यानी इस जल के एक अणु में ऑक्सीजन का 2 ग्राम, मतलब एक अणु मतलब इसका पूरा आणविक द्रव्यमान का जो निर्माण हुआ है, यहाँ 2 ग्राम है और यहाँ 16 ग्राम है। तो भार के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं 2:16, अर्थात 1:। तो भारात्मक रूप से व्याख्या अगर किया जाए जल के संगठन का, तो जल के संगठन का व्याख्या करने पर पता चल रहा है कि जल के अणु में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है, अर्थात 1 ग्राम जो है कितना ग्राम से, 8 ग्राम से। 2 ग्राम 16 ग्राम से, अर्थात 1 ग्राम कितना ग्राम से। और ये 2 कैसे आया, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो भारात्मक रूप से हमने जल के संगठन की व्याख्या करना यहाँ प्रारंभ किया है। आप ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट कि यहाँ रासायनिक संयोजन का नियम किसी यौगिक के संगठन की व्याख्या करता है 2 तरह से, एक भारात्मक रूप से और एक आयतनात्मक रूप से। तो क्या है रासायनिक संयोजन का नियम, तो वह नियम जो पदार्थ के संगठन का भारात्मक एवं आयतनात्मक रूप से व्याख्या करता है, रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। इस रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। ये पांचों नियम आपके सामने है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैसीय संयोजन का नियम। तो ये 5 नियम आपके सामने है। एक एक करके ये सारा नियम आपके सामने आएगा। शुरू हो रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता एंटोनी लेवोजियर हैं। ये एंटोनी लेवोजियर 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को हम आपको 2 एग्जाम्पल के मदद से ऐसा समझाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आज के बाद वैसे ही याद रहेगा जैसे 9th 10th में आप लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत याद कर लिए हैं, और आप लोग को अच्छे से याद है ऊर्जा का ना ही निर्माण कर सकता है और ना ही विनाश। तो वैसे ही आज द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग को याद रहेगा। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या बताया, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर। तो आप सभी स्टूडेंट जो ये डिफिनेशन सुने, जो ये लॉ सुने, जो ये नियम सुने, डिफिनेशन नहीं बल्कि नियम, तो इस बात को जरा ध्यान दीजिए। इसमें 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस बात को समझाने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। पहले आपको भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझा रहे हैं। ये है एक बर्तन, और इस बर्तन में हम 1 किलो बर्फ, 1 किलो बर्फ अच्छे से एकदम तौल कर बर्फ का एक टुकड़ा 1 किलो का हम ले लिए, और ये पूरा साफ सूखा हुआ एकदम 1 kg बर्फ का टुकड़ा है, और ये पूरा ठोस एकदम अवस्था में है। और आप लोग को पता है कि बर्फ किसी से बनता है, जल से, और जल का भी सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये है H2O, लेकिन सॉलिड स्टेट में।
और ये है 1 केजी बर्फ का टुकड़ा। इस बर्फ के टुकड़े को हमने इस बर्तन में रख दिया जो 1 केजी का है, और अब हम इसको 1 घंटे तक इसी तरह छोड़ दिए। तो 1 घंटे बाद आप सभी स्टूडेंट क्या देख पाएंगे कि ये जल में परिवर्तित हो गया, लेकिन अब H2O नहीं L में बदल गया, लेकिन था ये अब 1 केजी और अभी भी है 1 केजी। तो आपने क्या देखा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहां आपने क्या देखा कि 1 केजी था, 1 केजी है, लेकिन था पहले ठोस में, अब है द्रव में, लेकिन द्रव्यमान अभी भी सुरक्षित है। तो कोई भौतिक परिवर्तन होने को हो गया, लेकिन द्रव्यमान सुरक्षित है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए भौतिक परिवर्तन हो गया, लेकिन अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर है। और आप लोग को अभिकारक इतना समझ में आना चाहिए कि अभिक्रिया से पूर्व जो होता है वो अभिकारक होता है, और अभिक्रिया के बाद जो होता है वो प्रतिफल होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल और देकर समझाने जा रहे हैं जो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, और वो एग्जाम्पल है लैंडोल्ट्स का एक्सपेरिमेंट। इस एग्जाम्पल में हम भौतिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन को समझाने के लिए एक नया एग्जाम्पल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वो है लैंडोल्ट्स का एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्ट्स का ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, सबको नजर आ रहा है। ये एच आकार का ट्यूब है, 2 ग्लास ट्यूब को जोड़कर एच आकार का, ABCD के एच लेटर का ही बनाया गया है। इस एच आकार के ट्यूब के इस भाग में सोडियम क्लोराइड लिया गया है। क्या लिया गया है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र सभी स्टूडेंट को याद है, NaCl। तो मान लीजिए हमने लिया 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और यहाँ हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का हम 20 ग्राम तौल कर लिए हैं। अभी लिए हैं, दोनों अलग अलग है, इधर ये इधर, और ऊपर से हम इसको सील पैक कर दिए, मतलब बंद कर दिए, पैक कर दिए। और अब हम इसको ऐसे उठाए, और ऐसे उठाकर ऐसे से हिला दिए, सेक कर दिए। और सेक करने का मतलब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि ये अब एक दूसरे से संपर्क में आएगा। वैसे ही संपर्क में आएगा जैसे आप पेट्रोल का डब्बा खोलते हैं और माचिस मार देते हैं तो सीधे ब्लास्ट कर जाता है। वैसा ही ये 2 पदार्थ है कि दोनों जैसे ही एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, और ये तेजी से एक नए पदार्थ में बदल जाता है। तो हम यहाँ अभिक्रिया से पूर्व क्या क्या लिए आपके सामने, हम लिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसका 10 ग्राम लिए और इसका 20 ग्राम, और रिएक्शन हुआ और बन गया AgCl, और AgCl और NaNO3 बन गया। क्या बन गया? और ये अवक्षेप के रूप में AgCl रहा। और अभिक्रिया के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसका हमको मिल रहा है 5 ग्राम और इसका मिल रहा है 25 ग्राम। तो हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हम इस बर्तन में क्या लेके चले थे? NaCl NaNO3 AgNO3, NaCl और AgNO3, और हम उसके बाद जब अभिक्रिया करवा दिए तो ये बर्तन में अब नया पदार्थ आ गया। कौन कौन? AgCl और NaNO3। नहीं रहा वो पदार्थ, ना ये है हमारे पास ना ये है, लेकिन अभिक्रिया से पहले कितना ग्राम लिए थे? 10 + 20, 10 + 20 कितना? 30 ग्राम। और अभिक्रिया के बाद भी कितना ग्राम है? 30 ग्राम। तो हम इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझाना चाहते हैं कि देखिए बढ़िया से, रासायनिक परिवर्तन हो गया, पदार्थ नहीं रहा जो हम लेके चले थे, लेकिन अभी भी द्रव्यमान सुरक्षित है। 30 ग्राम लिए थे, 30 ग्राम है। जो स्टूडेंट बहुत कम दिमाग के हैं, जिनका दिमाग 0.00001 GB का है, एक बार फिर से ध्यान देंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये है एक रिएक्शन NaCl और AgNO3 के बीच। इसका हम 10 ग्राम लिए हैं और इसका 20 ग्राम, और हम इससे रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन से AgCl बना और NaNO3 बना।
इतना तो पता है, सबको पता है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि एरो के पहले जो होता है वो अभिकारक होता है और एरो के बाद जो होता है प्रतिफल। इसको आप उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका 5 ग्राम बना, ठीक है, और इसका 25 ग्राम बना। तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान कितना था और अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान कितना है। तो हम क्या समझाना चाहते हैं इस दोनों एग्जाम्पल में, बस यही कि भौतिक परिवर्तन हो जाए चाहे रासायनिक परिवर्तन हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस बात को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिया गया। ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें हमने भौतिक परिवर्तन कराया और भौतिक परिवर्तन कराने के बाद ये दिखाया कि देखिए ये पदार्थ अपनी अवस्था त्याग दिया, था ठोस में बदल गया द्रव में, लेकिन था 1 kg और है भी 1 kg, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर रहा। फिर से इसको समझाने के लिए हम दोबारा आपके सामने एग्जाम्पल लिए। इस बार रासायनिक परिवर्तन को दिखाने के लिए हमने लैंडोल्ट्स के एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। ये लैंडोल्ट्स नामक साइंटिस्ट ने एच आकार के ट्यूब का इस्तेमाल किया था और इसमें 2 पदार्थ लिया था, NaCl और AgNO3। इस दोनों के रिएक्शन से बना था AgCl और NaNO3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर है। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत भी जो द्रव्यमान जो है वो संरक्षित है। तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं वास्तव में, तो आप बहुत सारा मतलब क्वेश्चन अब बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सिस्टम में थोड़ा एक एग्जाम्पल आपको दे दें कि आप पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसका मेन स्टेटमेंट कहता है किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इसको देने वाले फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोजियर है। और यहाँ पर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है एक एग्जाम्पल की मदद समझ सकते हैं। माना कि A का X ग्राम B के Y ग्राम से अभिक्रिया करता है और C का M ग्राम बनाता है और D का N ग्राम। तो इतना समझने का क्षमता आप में है कि जब A और B का कुल द्रव्यमान जो होगा B और C और D के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, तो यानी X + Y बराबर M + N। ये कौन सिखाया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिखाया। अब ये नियम क्या फिट कर दिया आपके दिमाग में, ये थोड़ा अब हम समझाने जा रहे हैं आप लोग को। ये चीज अब क्लियर करने जा रहे हैं कि आप क्या समझ पाए। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। अगर आज का क्लास एक ज़बरदस्त क्लास आपके लिए रहा तो आप ये सवाल जरूर जवाब देंगे अच्छे से। अगर आप सुने हैं, देखे हैं हर एक एग्जाम्पल को, तो मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है। उसका हम सही रिपोर्ट आपको देने जा रहे हैं। CaCO3 के 30 ग्राम को लेकर काफ़ी तेज़ी से हमने गर्म किया। काफ़ी तेज़ी से हमने CaCO3 के 30 ग्राम को लेकर गर्म किया और गर्म करने पर राख के रूप में हमको 10 ग्राम CaO प्राप्त हुआ। तो बताइए CO2 कितना बनकर उड़ गया? तो ये 20 ग्राम आपने जवाब दे दिया इतना फास्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो गया कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान 30 ग्राम है, प्रतिफल का कुल द्रव्यमान, प्रतिफल में 2 चीज़ है तो इसका मान आपने मान लिया x। तो प्रतिफल का कुल द्रव्यमान हो गया 10 + x। अब आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या सिखाया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आप समझ रहे हैं कि अब प्रतिफल का कुल अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफल का कुल द्रव्यमान, और आपने हल किया तो 30 - 10 बराबर 20 ग्राम। तो ये था आपका आज के पढ़ाई का मेन रिजल्ट कि मेन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जा चुका है। हर एक किताब का क्वेश्चन देखते देखते बनेगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, KClO3 के 60 ग्राम को काफ़ी तेज़ी से गर्म किया है। गर्म करने पर इस KClO3 से
20 ग्राम KCl की प्राप्ति होती है और 20 ग्राम KCl की प्राप्ति होती है और 40 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनकर ये वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। तो साबित करें कि क्या यह एग्जाम्पल यह उदाहरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो हम बताएंगे कि इस अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान 60 ग्राम है, प्रतिफल का कुल द्रव्यमान 20 + 40 है, यानी 60 ग्राम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। तो ये था आपका आज का क्लास। आपको बता दें कि आप पढ़ रहे थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी के जैसा मिलता जुलता नियम 9th 10th में पढ़ कर आया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने क्या पढ़ा था? ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने क्या पढ़ा था? ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकता है और न ही, एकदम इसी के तर्ज पर आज हम इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का न ही निर्माण कर सकता है और ना ही विनाश, ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकता है, ना ही विनाश। आपने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में पढ़ा था। आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध कर दिए? कि पदार्थ का न ही निर्माण कर सकता है और न ही विनाश। तो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का न ही निर्माण कर सकता है और न ही विनाश, इसे भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप ऑनलाइन पढ़ने वाले को अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।